नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आपको लगता है भारत की ओरिजिनल समस्या क्या है? मैं जहाँ तक समझ पाया, इकोनॉमी के मामले में बाकी सब चीज़ें तो जैसे वैचारिक मतभेद चल रहा है, वैचारिक हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेशन हो गया है, हमारी ओरिजिनल फिलॉसफी को खटियानुसी बता दिया गया है। लेकिन भारत में जो वैज्ञानिक शोध रहे हैं उनको अब कैसे देखा जा रहा है और कैसे परिवर्तन किया जा रहा है? 2070 मोदी जी ने तो टारगेट 2047 का रखा है, लेकिन मैं कहता हूं 2070 के बाद ऐसा अनुमान है, या हो सकता है कि मोदी जी जैसे प्रभावशाली नेता उनके सक्सेसर के रूप में आए, उनकी स्पीड और तेज ज़्यादा हो। क्योंकि ये तो हमारे देश में है कि मोदी जी जो टारगेट, मतलब भारत सरकार इस समय जो टारगेट रख रही है, जैसे ग्रीन एनर्जी का टारगेट रखा, पेड़ों का टारगेट रखा, ग्रीन जो वातावरण का टारगेट रखा, वो सब भारत ने बहुत पहले अचीव कर लिए। तो ये भी संभव है कि 2070 से बहुत पहले हम उसको अचीव कर लें। लेकिन 2070 में के तरफ भारत, ये मान लीजिए कि अमेरिका का बाप हो जाएगा, ऐसा मैं मानकर चलता हूं। आज की जो सरकार की पहल है और जो प्रूफ निकल रहा है, जो केवल वो कह नहीं रहे हैं, जो उन्होंने किया वो समझिए। भारत की जो सबसे बड़ी इकोनॉमिक समस्या रही है वो रही है एनर्जी। बिना एनर्जी के भारत क्या संसार में कोई कंट्री नहीं चल सकता। और खाड़ी जहां लुटेरे हुआ करते थे, क्योंकि हमारे यहाँ तो लुटेरे ही आए, खाड़ी के लोग तो लुटेरे ही हुआ करते थे, उनके पास कुछ होता तो था नहीं। जमीन के अंदर पीने का पानी भी उनके यहाँ नहीं निकलता था। वो जो पानी निकलता था वो तेल, आज का तेल है, और उस समय उनको मालूम ही नहीं था कि ये तेल है। लेकिन वो दूसरे क्षेत्रों में जाकर लूट डालते और खाना खाया पिया करते थे। जिस दिन ये इन्वेंशन हो गया कि ये जो गंदा पानी है जमीन के अंदर का, खाड़ी में, ये तो तेल है, इससे गाड़ियां चलाई जा सकती हैं। इसको अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजियों के हिसाब से कहें तो उन्होंने इंडस्ट्रियल ग्रोथ इससे शुरू की। तेल से इंडस्ट्रियल ग्रोथ आई और आज पूरे विश्व में वो तेल इतना जला कि अब जीना मुश्किल हो गया है उस तेल की वजह से। हरमूज की, उसका हमने देखा स्ट्रेट का, कि किस प्रकार से हरमूज बंद हो गया तो पूरा विश्व त्रैमाम हो गया। हिंदुस्तान के अंदर जो चीज़ 200 रुपए किलो मिलती थी वो एकदम 300 रुपए हो गई, कहीं कहीं तो 400 रुपए हो गई। क्यों? जिससे बात करो वो कहता है साहब गैस नहीं मिल रही, हालांकि सरकार कह रही कोई कमी नहीं। लेकिन ये वैश्विक समस्या खड़ी हो गई। और भारत की समस्या तो हमेशा से इसलिए रही है क्योंकि आज़ादी के बाद हमने उस विषय पर काम नहीं किया। और मजे की बात यह है कि इस एनर्जी के, इस तेल के चक्कर में हमने सोना गिरवी रखा। इस तेल के चक्कर में इस समय भारत सरकार की पूरी शक्ति लग रही है कि कैसे तेल आ जाए भारत में, कैसे तेल निकले। मतलब कितने प्रयास भारत सरकार पूरी शक्ति से लगी, इसलिए आपको तेल का संकट नहीं लग रहा। जिन लोगों को भी लग रहा है कि एक्स्ट्रा प्रीमियम या प्रीमियम तेल 170 रुपए लीटर मिल रहा है, उन कंट्रियों से पूछो, पाकिस्तान जैसे जहां 400-500 रुपए लीटर तेल हो गया, तेल ही नहीं है। उन देशों से पूछो जहां तेल की कीमत 10 गुना बढ़ गई। उन देशों से पूछो जहां पर तेल अब बैन कर दिया गया, कंट्रोल से मिलने लगा है। क्यों? क्योंकि तेल नहीं है। लेकिन भारत ने तेल बंद नहीं किया, पूरी शक्ति सरकार उसी में लगा रही। लेकिन सरकार दूसरी तरह से भी बहुत सारी चीजें सोच रही है, जैसे जेट्रोफा से तेल बनाया जाए, मोलिसिस से तेल बनाया जाए, या फिर ये जो आज का एथेनॉल जिसको, उससे तेल बनाया जाए, या एनर्जी से मतलब है सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर दें, विंड एनर्जी का इस्तेमाल कर लें। लेकिन भारतीय शास्त्रों में इसकी एक बहुत पुरानी विधा दी है, जिसका इस्तेमाल करते हुए भारत सरकार ने कल एक एक्सपेरिमेंट किया। और एक्सपेरिमेंट केवल नहीं किया, ट्रायल पर एक ट्रेन चलाई। आप ये जो ट्रेन की बात है, हाइड्रोजन ट्रेन की, इसको पूरा समझेंगे तो समझ में आएगा। क्योंकि ये मैंने मीडिया में कल देखा, मुझे एक्सप्लेनेशन करने की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि इसके पीछे का विज्ञान है, और विज्ञान वो भारतीय शास्त्रों का है। देखो, मुसलमान भारत में आए, मुसलमानों ने कभी कोई इन्वेंशन नहीं किया था, कोई स्ट्रक्चर कभी नहीं बनाया था, उन्होंने कुछ नहीं किया था। जीवन में लूट के अलावा मुसलमान कॉन्सेप्ट कुछ कर ही नहीं पाया। आज भी वो उसी कॉन्सेप्ट पर चल रहा है। तो वो भारत में कब्जा कर लिए, लेकिन वो वैज्ञानिक शोधों को आगे नहीं बढ़ा पाए। उन्होंने क्या किया? राजा जयसिंह का किला लेकर उसको कब्रगाह बना दिया, मुमताज महल को वहां गड़ा दिया, सारे ग्रंथ यहां के फाड़ डाले। उन्होंने क्या किया? उन्होंने तक्षशिला में आग लगा दी, उन्होंने आग लगा दी देश भर में सब जगह।
तो उन्होंने तो जो हमारी लाइब्रेरियां होती थी, जो हमारा तक्ष यूनिवर्सिटियां होती थी, वो सब उन्होंने जला जलू के साफ कर दी, क्योंकि उनको वो समझ नहीं आता था। उनको समझ आता था कि ये जब तक रहेगा हम शासन नहीं कर सकते, हम यहाँ लूट नहीं मचा सकते। जब अंग्रेज भारत में आया, उसने भारतीय शास्त्रों का अध्ययन किया। अध्ययन करके हमको पहले उसने ट्रांसलेशन किया, संस्कृत से उसने ट्रांसलेशन अंग्रेजी में किया, अंग्रेजी से उसने फिर से संस्कृत में ट्रांसलेशन किया, और उसमें कुछ छेपक जोड़कर उसका अर्थ का अनर्थ निकालकर हमको दे गए, और ओरिजिनल शास्त्र वो लेकर चले गए। इन शास्त्रों में जो भारत में बचा, उसमें जाति व्यवस्था, जाति विद्वेष, जातियों का झगड़ा, ये जरा जरा से छेपक बदलकर उन्होंने सब कुछ बिगाड़ दिया, और वो ओरिजिनल ग्रंथ वहां अपने पास ले गए, और फिर उन्होंने शोध कार्य उन पर करने शुरू किए। आप सोचिए, एक शोध जिसको हम अगर सही से देखना चाहें तो एक शोध आपके हाइब्रिड पावर का, हाइब्रिड सिस्टम का अगस्त ऋषि की ग्रंथों में मिलता है। अगस्त संहिता जिसको कहते हैं, अगस्त संहिता में मिलता है, और इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में मिलता है। आपने मित्र, वरुण और उदक, इनके नाम सुने होंगे। आपने मित्र, वरुण और उदक के अलावा भी प्राणवायु, उदान वायु, हम तो कहते हैं ये प्राणवायु, उदान वायु के कई प्रकार हैं। आप अगर अभिनव गुप्त को पढ़ेंगे तो अभिनव गुप्त आज से 1000 साल पहले, 1000 साल भी कहना ठीक नहीं है, मैं समझता हूं 1200-1300 साल पहले कन्नौज से उसके पूर्वज गए थे, और जम्मू कश्मीर में वो रहे थे। उसने वायु का विवरण दिया है, पूरे इस धरा पर वायु, कौन सी वायु किस उसमें चलती है और उस पर संगीत कैसे होता है। तो प्राण वायु, अपान वायु, उदान वायु, ये सब हम पढ़ते हैं, हमारे शरीर में काम आती है। लेकिन आपको मालूम है प्राणवायु किसको कहते हैं? सब लोग जानते हैं प्राणवायु ऑक्सीजन को कहा जाता है, लेकिन उदान वायु किसको कहते हैं? उदान वायु हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी तो गैस ही है। इसको जिसको हम वायु कहते हैं वो उसको गैस कहते हैं, ये गैस। और जिसको आप आज एनर्जी कह रहे हैं उसको हम तेज कहते रहे, कि इसमें से एक तेज निकलता है। आप सोचो, अगस्त ऋषि ने इलेक्ट्रोलिसिस करके, इलेक्ट्रोलिसिस, आज हम इलेक्ट्रोलिसिस का इस्तेमाल कर रहे हैं हाइड्रोजन बनाने में, इलेक्ट्रोलिसिस करके बिजली को, पानी में या फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके उसका इलेक्ट्रोलाइजेशन करके उसका उन्होंने चार्ट बनाया, और उसमें कुछ पॉट रखे। पॉट में मरकरी, जिंक, कॉपर, क्ले का पॉट रखा, और इसके लिए वेट सॉडस्ट उसमें भरा, मतलब कुछ उसमें और सामान भरा, और इसमें पानी को बाइफरगेट किया। इसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, यानी कि प्राणवायु, उदान वायु को अलग अलग किया। ये प्राणवायु, उदान वायु अलग अलग करते समय भी इलेक्ट्रिक, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी, तेज निकलता है, ऐसा हमारे पास है। लेकिन जब आप ऋग्वेद पर जाएंगे तो ऋग्वेद में मित्र और वरुण आज के हाइड्रोजन, आज के ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। द बेस उसका एयर और वाटर है। वरुण देवता मतलब ऑक्सीजन और पानी। ये जो हम कहते हैं ना वरुण देवता प्रसन्न हुए, मित्र ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं, और इन दोनों के संलयन से पानी उदाक बनता है। यानी कि मित्र और वरुण मिलाकर उदाक मिलता है, इसका मतलब है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर H2O पानी बनता है। ये ऋग्वेद में व्यवस्थाएं हैं, और एनर्जी कैसे जनरेट होगी उसकी व्यवस्थाएं हैं। अब इस चीज को भारत सरकार ने, हालांकि जर्मनी, ऐसा कहते हैं कि जर्मनी के साथ हमारा एग्रीमेंट है, फ्रांस, जर्मनी और उन देशों ने इस पर थोड़ा थोड़ा काम किया हुआ है, लेकिन आज खास तौर से इजराइल इस पर काम कर रहा है। इजराइल एनर्जी पे डिपेंडेबिलिटी खत्म करना चाहता है अपनी, और उसने लगभग खत्म कर ली है, क्योंकि एनर्जी से मतलब है तेल पर, क्योंकि इजराइल को कोई तेल देने को तैयार नहीं होगा। इजराइल तो वैसे ही मुस्लिम देशों का जब तक खात्मा नहीं करेगा तब तक तेल कौन देगा इजराइल को? और इजराइल इतना छोटा सा कंट्री है, उसमें से कैसे इजराइल उस पर काम कर रहा है। वो अपने गंदे पानी से, यानी कि जो नालों के पानी है, और इसके अतिरिक्त समुद्र के पानी से वो अच्छा पानी निकाल रहा है और एनर्जी बना रहा है। हमने भारत सरकार को जब ये बात पता लगी तो भारत सरकार उस विषय पर, चूंकि एनर्जी हमारी सबसे बड़ी समस्या है, और आप समझ लीजिए आज से अगर 1600-1500 साल पुराने हिसाब में चले जाएंगे तो हम कुछ इंपोर्ट नहीं करते। घोड़े इंपोर्ट करते हैं, तलवारें इंपोर्ट करते हैं, लेकिन हम बाकी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं। यानी कि मुगल भारत में बैठ गए, मुसलमान भारत में बैठ गए, मुसलमानों के बैठने के बावजूद भारत में हम भारत सोने की चिड़िया बनी रही।
क्यों बनी रही? भारत सोने की चिड़िया इसलिए बनी रही क्योंकि उन्होंने लोगों को मारा, वो यहीं खुद आकर बस गए, क्योंकि जहां से वो आए थे वहां तो वीरान था, वहां तो वो झोपड़ियों में रहने वाले लोग थे, केव्स में रहने वाले लोग थे। यहां आकर उनको स्वर्ग दिखाई दे गया और स्वर्ग में आकर वह बस गए। यही जन्नत उनके लिए थी। इस जन्नत के लिए ही वो वहां मार काट कर यहां मार काट कर रहे थे और इस जन्नत में आकर बस गए। लेकिन यहां से धन ड्रेन नहीं कर पाए। हम सब कुछ एक्सपोर्ट करते थे, कुछ भी इंपोर्ट करने का बहुत थोड़े से माइन्यूट थे। अब जब सब आप एक्सपोर्ट करेंगे, यानी कि खाद्यान्न एक्सपोर्ट करेंगे संसार को, तो वो आपको क्या देंगे जब आप कुछ इंपोर्ट करते ही नहीं है? तो हम इंटरनेशनल करेंसी के रूप में उसमें सोना लेते थे या फिर चांदी लेते थे। इसलिए भारत में सोना चांदी का उत्पादन मिनिमम होने के बावजूद भारत सोने की चिड़िया है। सोने की चिड़िया बनी थी क्योंकि सोना आता था। सोने की सिक्योरिटी कैसे करी जाए? तो ऊपर से नीचे तक सोना लाद दिया शरीर में, 1-1, 2-2 किलो पहना दिया, बड़े बड़े खड़ुए पहना दिए, खासतौर से राजस्थान और बाकी क्षेत्रों में जहां रजवाड़ा हुआ करता था वहां सब पहना दिए। यानी कि वो करें तो करें क्या, सोने का क्या करें, कहां रखें? तो सोना पहनेंगे और उत्पादन हो ही रहा है, तो कोई भी भूखा सो नहीं रहा है। हमारी इकोनॉमी विलेज से चलकर सेंट्रल में जाती है, सेंट्रल से विलेज में नहीं आती। यानी कि गांव हमारा आत्मनिर्भर है, जो कुछ फसल होती है वो सबको बटती है, चाहे वो किसी भी जाति पंथ संप्रदाय का हो। और इसके बाद जो एक्स्ट्रा बचता है वो टैक्स के रूप में जाता है और पूरे देश से टैक्स इकट्ठा होगा। तो इस खाद्यान्न का करेंगे क्या? हम उस खाद्यान्न को एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि खाड़ी में तो कुछ पैदा नहीं होता और वो दूसरे देशों में भी वो टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है, मसाले और सब सामान, हम उनको एक्सपोर्ट करेंगे और वहां से हमको सोना मिलेगा। उस सोने का हम उपयोग करेंगे। ये हमारी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में भारत टेक्नोलॉजी के मामले में विश्व में नंबर 1 था। जैसे मैंने अभी ऋग्वेद का उदाहरण दिया आपको, अगस्त संहिता, ये जो ऋषि हम कह रहे हैं, ये ऋषि या मुनि, ये वैज्ञानिक हैं। ये भारत में उस समय वैज्ञानिक का नाम मुनि कह लीजिए। भारत में उस समय H2O आप साइंस की भाषा में कहते हैं, वाटर कहते हैं, हम उसका दूसरा नाम रखते हैं उदक। वो कहते हैं ये आज के नाम में वो कहते हैं हाइड्रोजन है, हम कहते हैं ये मित्र है। और आज वो कहते हैं कि ये ऑक्सीजन है, हम कहते हैं ये वरुण है। आप उनके संदर्भ उठाकर देख लीजिए। हाँ, हमारे पूर्वजों ने उसको बनाकर इसलिए रखा होगा शॉर्टकट में या फिर स्टोरी फॉर्म में, ताकि केवल वैज्ञानिक उस भाषा को समझ सके, किसी दूसरे विदेशी के हाथ में ना लग सके, उसको डिकोड ना कर सके और वो इसका उपयोग दुरुपयोग ना कर सके। खासतौर से दुरुपयोग की बात आती है, दुरुपयोग ना कर सके, इसलिए हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था करके रखी गई होगी। आप सोचिए कि पानी हमारे यहाँ वेस्ट पानी है, गंदा पानी है, समुद्र का पानी है, तमाम तरह का पानी गंदा हमारे यहाँ नालों में बह रहा है, जो नदियों में पीने वाली नदियों में जा रहा है। उस पानी को तालाब में इकट्ठा करके क्या उस पानी से हम हाइड्रोजन, उस पानी में इलेक्ट्रोलिसिस करवा के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग कर सकते हैं? जिंद में भारत सरकार ने एक प्लांट लगाया और इस प्लांट में जिंद में उन्होंने छतरियां लगाई, मतलब सोलर सिस्टम लगाया। सोलर सिस्टम में उसमें जो पानी वहां इकट्ठा किया गया, उस पानी को उस सोलर सिस्टम से बाइफरकेट किया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग उन्होंने इकट्ठी की। अलग हाइड्रोजन इकट्ठी करने के बाद उसको, जैसे आप सीएनजी खरीदते हैं, बाकी चीजें वैसे फिल किया जाता है, उसको एक इंजन पर लगा दिया। यही जो हमारे यहाँ इंजन सामान्य चलते हैं, इलेक्ट्रिक इंजन चलते हैं, उस इंजन में लगा दिया। उस इंजन में हाइड्रोजन भर दिया, हवा में ऑक्सीजन है, हवा से ऑक्सीजन अंदर प्रवेश की, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यानी कि प्राणवायु और उदान वायु का रिएक्शन हुआ, जिससे वाटर मैन्युफैक्चरिंग हुई और जो रिएक्शन हुआ उससे जो तेज निकला वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी। प्राणवायु उदान वायु यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जो तेज निकला, जिसको आप आज इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी बनी। तो अब वो इंजन, जिस इंजन को हम अभी इलेक्ट्रिक से चला रहे थे, उसी इंजन में कुछ सेल लगाकर हमने उस एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया और वो सप्लाई इंजन को हो गई। इंजन हमारे पास, हमने कोई नया इंजन नहीं बनाया, कुछ नया नहीं किया। इलेक्ट्रिक इंजन हमारे पास पहले से, उसी इंजन में इसको लगा दिया। हमारे पास पहले से और जो टेक्नोलॉजी है उसी टेक्नोलॉजी में थोड़ा फेर बदल किया। केवल फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन जो हमने जिंद में प्लांट लगाकर पानी से निकाला था, उस हाइड्रोजन को उसमें किया और ऑक्सीजन हमने हवा से ली और इनका इलेक्ट्रोलिसिस, इनका कंबशन करवाया, इनका रिएक्शन करवाया। जब इन दोनों का मिलन हुआ तो पानी मैन्युफैक्चर होगा। पानी मैन्युफैक्चर होगा तो इसका एक बाई प्रोडक्ट भी निकलेगा। वो बाई प्रोडक्ट जो है वो एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी थी, उसको शेल के माध्यम से कन्वर्ट करके इस्तेमाल कर लिया।
अब आप सोचिए कि देश भर में जो एनर्जी की समस्या है, क्या हाइड्रोजन एनर्जी से खत्म हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। 89 किलोमीटर, मतलब थोड़ा मोड़ा नहीं है, 89 किलोमीटर जिंद से वो ट्रेन शुरू की है, 89 किलोमीटर वो चलेगी और लौट कर आएगी। जिंद में भी हमने प्लांट लगाया है उसको। मॉडर्न इंडस्ट्री में अगर हम कहें तो मॉडर्निटी में इलेक्ट्रिकल कंड्यूस्ड हम बनाएंगे, H2O बनाएंगे। H2O, अब ये H2O कहां जाएगी, मतलब पानी कहां जाएगा? पानी भाप के रूप में उससे निकलेगा। अगर आप चाहें उसको स्टोर करना तो वो स्टोर भी किया जा सकता है, लेकिन अभी तक जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें पाइप लगाकर वो पानी तो बनेगा, पानी बनाने की प्रक्रिया में एनर्जी बनेगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप ये उस एनर्जी का काम करते हैं, मतलब हम रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करते हैं, या फिर हम परमानेंट यूरेनियम पर काम करते हैं। यूरेनियम में जो एनालिसिस होती है, यूरेनियम कन्वर्ट होता है एनर्जी में, लेकिन वो यूरेनियम खत्म नहीं होता। यूरेनियम कभी प्लूटोनियम बन जाता है, कि यूरेनियम के अलग अलग कैटेगरी बन जाती हैं, प्लूटोनियम की कैटेगरी बन जाती हैं, और तमाम तरह के ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इनकी रेडियो एक्टिविटी होती है। इसमें हम कंबस्टन का रॉड डालकर उसकी स्पीड को कंट्रोल करना सीख जाएं तो सब ठीक है। और उसको कंट्रोल करना ही ये हमारे मतलब वैज्ञानिकों की आज की उपलब्धि है कि उसको कंट्रोल कैसे करना, क्योंकि ये संलयन तो हो रहा है। ये जो सूर्य है वो हीलियम और उससे तो चल रहा है, उससे एनर्जी इतनी निकल रही है कि पूरे के पूरे सौरमंडल को वो प्रभावित करती है। तो फिर ये पूरे सौरमंडल को प्रभावित करती है, तो ये रिएक्शन जमीन पर भी हो सकता है। ये रिएक्शन ऐसे बहुत सारी चीजों का, क्योंकि हम हमेशा से ये कहते आए हैं, विज्ञान हमेशा से कहता आया, भारतीय शास्त्र हमेशा से कहता आया कि हर एक चीज में प्राण है, हर एक अणु में प्राण है। जीसी बोस को इसी बात को लेकर उनको अवार्ड मिला था, नोबेल पुरस्कार, कि हर एक चीज में प्राण है। और ये प्राण वायु चाहता है, यानी कि हम सेल से मिलकर बने हैं, हमारी हर एक सेल की अपनी ऊर्जा है, और उस ऊर्जा को हम जो खाना खाते हैं वो कन्वर्ट होकर एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। हम गैस जलाते हैं, गैस को भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार हाइड्रोजन को जब आप जलाएंगे, तो हाइड्रोजन को जब आप रिएक्ट करेंगे, तो रिएक्ट करने पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट, मतलब अभी गैस आप सीएनजी जलाते हैं, एलपीजी, सबको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ऑक्सीजन हवा में है, हवा की ऑक्सीजन से इसीलिए आग कहीं लगती है तो यह कहा जाता है कि यहां कार्बन डालो, ऑक्सीजन खत्म करो। कार्बन की वो जो आजकल फुसफुस वाले आते हैं ना, एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर, वो सब कार्बन होता है, कार्बन डालिए। अभी इस एनर्जी से ना तो कार्बन डाइऑक्साइड बनने वाली है, ना कार्बन बनने वाला है, ना कुछ और होने वाला। और ये जो वेपर बनेगा, ये भी प्योर पानी होगा, डिस्टिल वाटर होगा। आप अगर इसका इस्तेमाल करना चाहें तो मुझे लगता है कर सकते हैं। अभी भारत की समस्या, ऐसा अनुमान है कि 2070 तक भारत पूरी तरह से इसी प्लेटफॉर्म पर, रेलवे के इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी में इलेक्ट्रिक की जगह हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके इंजन चलाना हम शुरू कर देंगे। अच्छा, इसमें पानी की बहुत ज्यादा वेस्टेज हो ऐसा नहीं है, बहुत कम पानी में इसका होता है। ऐसा कहते हैं 1 मेगावाट 9 लीटर में बन जाता है, और ये पानी खराब नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्म होगा। तो हम ये कहते आए हैं कि कोई भी चीज संसार में ना तो बनाई जा सकती है, ना खत्म की जा सकती है, ये तो भगवान ने बना कर दी है। इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो उससे एक बाई प्रोडक्ट निकलेगा। ये बाई प्रोडक्ट मलमूत्र भी हो सकता है, ये बाई प्रोडक्ट कार्बन भी हो सकता है, ये बाई प्रोडक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकते हैं, ये बाई प्रोडक्ट CFC हो सकती है, और ये बाई प्रोडक्ट पानी हो सकता है, ये बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन हो सकता है, ये बाई प्रोडक्ट और भी चीजें हो सकती, यानी कि ट्रांसफॉर्म होगा। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया को सीख लिया अगर हमने, और मैं समझता हूं मोदी जी ने जिस प्रकार से 89 किलोमीटर की हाइड्रोजन से चलने वाली वो बनाई है, जिसमें मित्र और वरुण का इस्तेमाल करते हुए उदक का निर्माण हुआ है, यानी कि पानी बनाया गया है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पानी बनाया गया है, और पानी बाई प्रोडक्ट के रूप में निकला, और उसमें जो एनर्जी बनी वो एनर्जी इस्तेमाल कर ली गई, और इस्तेमाल करके इसको चलाया गया। मैं समझता हूं इलेक्ट्रोलिसिस की यूनिट भारत में अब लगनी शुरू हो गई है कई जगह पर। 2 मेगावाट सोलर इकोसिस्टम
फ्यूल की व्यवस्था यहां पर सेल्फ कंटेन्ड जिंद में की गई। 2 मेगावाट रूफटॉप सोलर प्लांट लगाया गया जिससे इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया शुरू होगी, प्योर हाइड्रोजन उससे बनेगा। आप सोच लीजिए कि जिंद से लेकर सोनीपत तक ये ट्रेन पहले एक्सपेरिमेंट के रूप में चलाई जा रही है, लेकिन ये एक साइकिल है। इस साइकिल में जो बाई प्रोडक्ट मिलता है उसका उपयोग हो सकता है, उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। आप कर सकते हैं तो करिए। ये टेक्नोलॉजी भारत में ऋग्वेद काल से है और अगस्त ऋषि ने इसको और वैसा किया है। इसलिए 2 शास्त्रों में तो मुझे मालूम है कि 2 शास्त्रों में ये मिलता है। बाकी आप लोग के पास भी अगर कुछ इंफॉर्मेशन रहती है तो मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है ये व्यवस्था भारत को विश्व गुरु की तरफ ले जा सकती है? क्योंकि भारत में हर बात का सलूशन जो कम्युनिस्ट निकालते हैं, जो कांग्रेस कहती है, जो मुसलमान कह रहा है, वो हर बात को सरकार को घेरता है इकोनॉमी पर। भूखों मर रहे हैं, रोजगार नहीं है, फलाना नहीं है, दिमाग नहीं, इन्हीं बातों पर लेकर आते हैं। जब सिस्टम ही पूरा उल्टा पना हुआ है तो बेरोजगार होना तो स्वाभाविक है। लेकिन अब जो हमारा धन खर्च होता है एनर्जी खरीदने में, वो धन वहां खर्च ना होकर अगर यहां पर इसको हम कर लें। अच्छा, इसकी कॉस्ट भी ऐसा कहते हैं मिनिमम आई है। इको फ्रेंडली पूरा का पूरा इकोनॉमिक फ्रीडम है इसमें। 80 to 85% ऑयल के इंपोर्ट को हम रोक सकते हैं अगर इसको हम कर लें। हाइड्रोजन से कारें चलाई जा सकती हैं, चलाई जा रही हैं विश्व में। हाइड्रोजन से बसें चलाई जा रही हैं विश्व में। और हाइड्रोजन से जब सब, चूंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को एनर्जी चाहिए, और एनर्जी अगर पानी से बन सकती है, एनर्जी अगर गंदे पानी से बन सकती है, ये गंदे पानी की समस्या भी सॉल्व हो जाएगी। और गंदे पानी को निकाल लीजिए, उसका जो गाद बचती है वो खाद के रूप में भी इस्तेमाल होती है, यानी कि वो खेतों में इस्तेमाल होती है। तो मैं समझता हूं कि ये सारी चीज़ों को, जो वेस्ट है भारत में, वेस्ट मैनेजमेंट पर ये सब कुछ काम चल ही रहा है। हाइड्रोजन बनाने की प्रक्रिया के लिए जो सड़ा हुआ गीला कचरा आपका जाता है हरे और नीले डब्बे में अलग अलग, उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उन पर सब पर एक्सपेरिमेंट भारत में चल रहे हैं। मैं समझता हूं कि मोदी जी के आने के बाद 2014 के बाद हम अपनी वैज्ञानिक रास्ते पर आए हैं, हम अपने पूर्वजों के रास्ते पर आए हैं। और मैं समझता हूं कि पूर्वजों के मार्ग पर हम चलना सीख जाएं, उनको डिकोड करना सीख जाएं, तो भारत में कोई समस्या नहीं हो सकती। आज से 1500 साल पहले जैसा भारत विश्व की 70% इकोनॉमी लिए हुए था, आज भी उतनी कैपेसिटी भारत में है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।